गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अगले सेशन के अंदर। प्रीवियस सेशन के अंदर थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था, ठीक है। अरिथमेटिकल रीजनिंग जो हमारे पास में यहाँ पर है, इसका सेशन नंबर 3 ही हमारे पास में यहाँ पर हो जाते हैं, क्लास नंबर 3 ही हमारे पास यहाँ पर है। इससे पहले 2 सेशन हमने कंडक्ट किए हैं। दोनों सेशन में हमने ये देखा कि अरिथमेटिकल रीजनिंग यानी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के रूप में कैलकुलेटिव फॉर्म में आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास में यहां पर आया था कि वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड ऑन जो हमारे पास में पैटर्न होता है कि वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत सारे गणितीय प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत तरह का कॉम्प्लेक्स डाटा जो आपको दिया हुआ होता है वो उस आरेख की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे वो सॉल्व करना था ये हमने देखा, ठीक है। एज के प्रॉब्लम्स हमने देखे और इसके अलावा बाकी जो मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं उनके हर एक टॉपिक के साथ में उनके कॉन्सेप्ट हम देखते हुए चल रहे हैं, यानी कि एनालॉजी की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग इजोटी। नेक्स्ट तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं, वेन डायग्राम, एज, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम। ये बेसिकली डिफरेंट हैं हमारे पास में मैथ्स के पोर्शन से। और फिर मैथमेटिकल ऑल टॉपिक्स हमारे पास में जो आ जाते हैं, अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, उसके टॉपिक्स भी आपके पास में हो जाते हैं, जिनसे भी कुछ फॉर्म ऐसी बनती है जिनको डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के हमेशा पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के अंदर इनके प्रश्न आते हैं। आप ऐसा मत समझना किसी एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। भले वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, स्टेनो हो, फेज 11 हो, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो, या हमारे पास में रेलवे का कोई भी एग्जाम है, सभी जगह इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने कुछ प्रश्न इसके प्रैक्टिस कर लिए थे और उसके आगे हम लोग आज चलेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस सेशन तक थे, 16th क्वेश्चन से हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे आप ऐसे टाइप देखोगे जिनके अंदर आप डायरेक्ट अप्रोचेस या एनालॉजी लगा के, रीजनिंग अप्रोच लगा के आप फटाफट आंसर ला सकते हो। चलिए, एक अनानास की कीमत 7 रुपए प्रति है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपए प्रति है। एक्स इन फलों पर 38 रुपए खर्च करता है, खरीदे गए अनानासों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब गणित में ये सवाल आता है तो एक्स और वाई मान के करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको थॉट प्रोसेस की हेल्प से इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे लेकर के आओगे, ठीक है। अनानास को मैं ए से दर्शा दूं और तरबूज को टी से अगर मैं दर्शा दूं, लेट्स से, ठीक है, वाटरमेलन है, टी से दर्शा दिया, तो इस सिचुएशन में इन्होंने कहा है कि एक अनानास जो है वो 7 का है, एक तरबूज जो है हमारे पास 5 का है, और हमें चाहिए एक्स तो अनानास है और वाई तरबूज हैं, इनकी टोटल कीमत 38 है। ये हमारे पास में सवाल में दिया हुआ है। अब इसके आगे हम मैथ्स नहीं लगाएंगे, मतलब ये इतना मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताया कि मैथ्स में आप इस इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। गोविंदर कह रहे हैं यूपीएसआई की वैलिडिटी, बिल्कुल उसके एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी, ठीक है, एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। चलिए, यहां देखिए, यहां हमारे पास में आप देख पाओगे कि एक्स ए प्लस वाई टी इक्वल टू 38 हमारे पास में यहां पर है। और इनमें अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो x और y का मान हमको नहीं पता। अब इसमें कोई मैथ्स नहीं लगाएंगे हम लोग, इसमें आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड ऑन है हमारे पास में, ठीक है। हम जानते हैं एक अनानास की कीमत 7 है और एक तरबूज की कीमत 5 है, ये 38 होना चाहिए। अब यहां से केवल आपको सोचना है, ठीक है। देखो, अगर एक अनानास है तो इसकी कीमत हमारे पास में क्या होगी, किस तरीके से सोचोगे, या तो इसकी कीमत 7 या 14 या 21 या 28 या 35 हमारे पास में हो सकती है। 5 है तो अगर 2 होंगे तो इसकी कीमत 5 या 10 या 15 या 20 या 25 या 30 या 35 हमारे पास में हो सकती है। न्यूनतम 5 और अधिकतम 35, ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास में है। अब केवल ये थॉट प्रोसेस के ऊपर सवाल है, ध्यान से देखना। अगर यहां कीमत 5 है तो इधर 33 हो नहीं सकता, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। यहां 10 है तो इधर 28 हो सकता है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये संभव है, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा अनानास या पूरा पूरा तरबूज खरीदा जाएगा, ठीक है। और देखो,
15 है तो इधर कीमत 23 हमारे पास नहीं हो सकती, 20 है तो इधर कीमत हमारे पास 18 नहीं हो सकती, 25 है तो इधर कीमत 13 नहीं हो सकती, 30 है तो इधर कीमत 8 नहीं हो सकती, 35 है 3 नहीं हो सकती। एक ही संभावना है। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार से देखा जाता है। अब एक से ज्यादा 2 फ्रूट हैं या 3 फ्रूट हैं। अब फ्रूट मत सोचो आप, तो कोई भी चीज सोच लो, सब्जी है, फल है, वस्तु है, कोई भी खरीदने वाली चीज है, और उसमें आपको इस तरीके से रिलेशन दे रखा है कि इतना रुपया खर्च हुआ है, तो आपको पॉसिबिलिटी सोचनी है कि अगर पूरा पूरा आइटम खरीदा गया है तो केवल एक संभावना है कि इधर से कीमत 28 और इधर से 10 आएगी, तो ही हमारे पास में 38 हो सकता है। तो अनानासों की कीमत कितनी है? एक अनानास होता तो ये, 2 होते तो ये, 3 होते तो ये, 4 होता तो ये, 5 होता तो ये। 5 तो अनानास हमारे पास में यहां पर है, ठीक है, 4 अनानास हमारे पास यहां पर है, और 2 हमारे पास में तरबूज है, ठीक है। तो यहां देखो, ये क्वेश्चन होते हैं कि आप पॉसिबिलिटी के रूप में, एक प्रोबेबिलिटी, संभावना के रूप में यहां पर देख पाओ, ठीक है। यहां हो सकता है एक से ज्यादा सॉल्यूशंस बने, बट जनरली सवाल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि एक संभव सॉल्यूशन इसका आपके पास में रहे। नेक्स्ट, अगला देखें। एक महिला कहती है कि यदि आप मेरी खुद की उम्र को उलट दें, खुद की उम्र को उलट दें, रिवर्स कर दें डिजिट्स को। उम्र को उलटने से मतलब है 38 का है तो 38 का उल्टा करोगे 83 हो जाएगा। 23 साल का है, उल्टा करोगे 32 वर्ष हो गई। तो इसने कहा उलट दें तो आंकड़े मेरे पति की उम्र को दर्शाते हैं। क्या हो जाता है? डिजिट्स को उलटते ही इसके पति की उम्र आ जाती है वहां पे, ठीक है। वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ हैं और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनके योग का 1/11वां हिस्सा है। क्या कहा इसने? ही ऑफ कोर्स सीनियर टू मी एंड द डिफरेंस बिटवीन और एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम। ठीक है, उम्रों के योगफल जो है उसका 1/11वां भाग है बीच का अंतर। दोनों की उम्र हमें नहीं पता, महिला है और महिला का पति है। ये हमारे पास उम्र का लैंग्वेज आधारित सवाल होता है। इसमें कोई ना कोई सिचुएशन आप लोगों को इस प्रकार से दी जाती है जिसमें आपको सिचुएशन के आधार पर आंसर निकालना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर आप लोगों के, ठीक है। अब देखना, महिला और महिला का पति हमारे पास में यहां पर है। आप इधर देख पाओगे, ठीक है, महिला और पति हमारे पास में यहां पर है। इसने कहा मान लो इसकी उम्र x है, इसकी y है। दोनों एक दूसरे को उलटने के बाद में आते हैं। अब ये कहता है कि दोनों की उम्र का योगफल यानी कि x प्लस वाई जो है इसका 1/11वां हिस्सा दोनों की बीच की आयु के अंतर के बराबर है। इतना इसने दे रखा है हमको। क्या दे रखा है? इतना हमको यहां पर दिया गया है कि y और x की बीच का अंतर दोनों के योगफल का 1/11वां भाग है। योग का 1/11वां भाग है उम्र के बीच का अंतर, ठीक है। तो गणितीय रूप से तो हम ऐसे दर्शाएंगे, लेकिन गणित से ज्यादा इसमें आपको थॉट प्रोसेस और सोचने से आंसर लेकर के आना, ठीक है। ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका, दर्शाया है केवल आपने सवाल के उसको, जानकारी को। अब देखो ये इस तरीके से है। अगर आप सोचना चाहो कि अगर ये 23 है तो इसका उल्टा करोगे 32 होगा, अगर ये 24 है तो इसका उल्टा करोगे 42 हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है। अगर ये 21 है उल्टा करोगे 12 होगा। तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि पति की उम्र जो है वो हमारे पास में ज्यादा है। क्या है? पति की उम्र जो है वो यहां पर ज्यादा है। चलिए 1/11 ऐसा रिलेशन है। तो अब देखो यहां से अगर 11 को मैं इधर ले आऊं, 11y माइनस 11x इक्वल टू x प्लस वाई। रिलेशन को देखा जाए तो 10y इक्वल टू 12x है, ठीक है। और यहां से एक रेशियो हमारे पास में आ गया कि अगर आप x/y देखना चाहते हो तो ये 10/12 होगा। आप 2 से काटोगे तो 5/6। 5:6 है इनके आयु का रेशियो। कितना है? 5:6। उम्र का रेशियो क्या है इनका? 5:6 हमारे पास में यहां पर है। कितना है? 5:6, ठीक है। अब आप ये देखो, इनके बीच का अंतर हमारे पास 1 है, इनका योगफल 11 है, ठीक है।
और इसके मल्टीपल में ही उम्र होंगी, तो हमारे पास कोई भी उम्र हो सकती है, यानी कि जो भी आयु है इसका मल्टीपल होगी। अब इसके मल्टीपल देखो, 5 का दुगना 10 है, 3 गुना करोगे तो 15, 3 गुना करोगे 18, 4 गुना करोगे तो हमारे पास में 20 है, इधर 24 है, 5 गुना करोगे तो इधर हमारे पास में 30 है, और इधर हमारे पास में यहाँ पे 6 पंजे 30 और 6 चौके 24, 24/30। 6 गुना करोगे 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 7 गुना करोगे 7 पंजे 35, 7 छिकी 42 हमारे पास में, ठीक है। 8 गुना करोगे 8 पंजे 40 और 8 छिकी 48। ये सारी संभावनाएं मैं आपको दर्शा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 9 गुना आप करोगे 9 पंजे 45, 9 छिकी 54। अब जो शुरुआत में इसने जानकारी दे रखी थी, इतना तो हम सोच सकते हैं ना कि इसने अगर रेशियो हमको दे दिया तो यहां से और आंसर लाने के लिए तो हमको क्या करना था, और जानकारी देता। इसमें गणित तो नहीं है, इसमें रीजनिंग है, क्योंकि ये सीधा का सीधा सोचने के ऊपर है आपका, ठीक है। आप कितना अच्छे से सोच पा रहे हो। तो x और y की आयु का अनुपात 5:6 है। क्या है? 5:6 है। तो फिर हम सोच सकते हैं कि इसका दुगना, इसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, ये सब के सब हमारे पास में हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जब भी रेशियो 5:6 होगा तो अंतर 1 होगा, योगफल 11 होगा, यानी कि 1:11 का रेशियो होगा, जैसा सवाल ने दिया है, ठीक है। तो अब देखो, या तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये भी थॉट प्रोसेस का पार्ट है, या फिर हम ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से भी हमारे पास आंसर आ गया कि 45 का उल्टा करोगे 54 आ रहा है। इसने जो शुरुआत में लाइन बोली थी, अगर आप मेरी उम्र को पलट दें तो पति की आयु आ जाती है, यानी कि औरत 45 की है, और इसके आंकड़ों को उल्टा करोगे 54 इसके पति की उम्र है, जो 9 साल इससे बड़ा है, वरिष्ठ है इससे। तो एक तरीका तो ये हमारे पास में हुआ। दूसरा कि हम तो सर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे महिला की उम्र पूछी है, अगर ऑप्शन से कैसे करना है इसको, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग कैसे जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन और फास्ट हो जाता है जब भी ऐसे शर्तों वाले सवाल हैं और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन का इस्तेमाल आपको करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अगर महिला 23 की है, पति होगा 32 का, लेकिन इनके बीच में इनका अनुपात देख लो, या फिर ये देख लो हमारे पास में कि 1/11 का रेशियो नहीं है इनके बीच के अंतर, और उसमें अगर ये 34 की है तो पति होगा 43 का। यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे 1:11 नहीं आएगा। क्यों? इधर देखो योगफल कितना है, 55, और अंतर की बात की जाए तो अंतर कितना है हमारे पास में यहां पे 9 वर्ष का। तो 9 और 55 में 1:11 नहीं है। इधर देखो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 77 और इनके बीच में अंतर है 9 का, यहां भी वो रेशियो नहीं है, यानी कि इन ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हुए चल रहे हैं। 45 की औरत है तो आदमी होगा 54 वर्ष का। यहां हमने देखा तो 99 हो रहा है, बीच का अंतर है 9, और यहां योगफल है 99, यानी कि इनके बीच का अंतर है 9, योगफल है 99, 9:99 हमारे पास में क्या आ रहा है, 1:11, जो इसने यहां दे रखा है, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में सी। तो ये आप आंसर ऑप्शन से भी लेकर के आ सकते हो, और ये आप आंसर जो है यहां से इस तरीके से गैस करके भी आंसर लेकर के आ सकते हो। यहां मैथ्स इतनी कंप्लीट नहीं दे रखी है, क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग तो आप ये कहोगे 2 वेरिएबल हैं, दोनों का मान नहीं पता सर हमको, केवल इसने एक शर्त दे रखी है। तो इस तरह के सवाल आपके तर्क आधारित सवाल होते हैं। नेक्स्ट है, अगला देखो। एक लड़की ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर निम्नलिखित तरीके से गिनती की। बाएं हाथ की उंगलियों पे गिनती कर रही है कोई लड़की। कैसे गिनती कर रही है? उसने अंगूठे को 1 नंबर दिया है, ठीक है। इसके बाद में इंडेक्स फिंगर, यानी जिसको तर्जनी कहते हैं हिंदी में, या तो हिंदी ध्यान होनी चाहिए, इंग्लिश ध्यान होनी चाहिए। इंडेक्स फिंगर को 2, मध्यमा को 3, अनुमिका को यहां पर 4 और छोटी उंगली को 5। तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर रही है, वो ये बताया है इसने। फिर दिशा को उलटकर अनामिका को 6, मध्यमा को 7, ठीक है। दिशा को उलट दिया जाए तो इसने क्या कहा है यहां पे, कॉलिंग द रिंग फिंगर 6, मिडिल फिंगर 7 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो कैसे कर रही है, 1 2 3 4 5। अब रिवर्स डायरेक्शन में 5 के बाद इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर, इसको 8 नंबर, इसको 9 नंबर, फिर 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, फिर 14 15 16, फिर 17। पांचों में घूम रही है एक तरीके से। तो उसने 1994 तक गिनती की, और कहां तक गिनती गिन रही है ध्यान से देखना, ये 1994 तक गिनती गिन रही है। ये पूरी तरीके से फ्री है लड़की, ठीक है, इसको कोई काम धाम नहीं है, ये बस गिने जा रही है। तो इसने कहा है कि उसने किस उंगली पर गिनती खत्म करी, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस के ऊपर सवाल है, ये हाथ होता है आपका, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, ठीक है, बट माना कि ये अच्छी है, क्योंकि मानना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं तो आपको, ठीक है। अब देखो, अगर ये इसको 1 नंबर, इधर 2 नंबर, इधर 3 नंबर, इधर 4 नंबर, इधर 5 नंबर देती है, फिर दोबारा से देखा जाए तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इधर, फिर दोबारा देखा जाए 10 11 12 13, फिर देखो 14 15 16 17, फिर 18, मतलब ऐसे काउंटिंग चलेगी। क्या चलेगी, इस तरीके से काउंटिंग हमारे पास में यहां पर चलने वाली है, ठीक है। क्या चलेगी, इस तरीके से काउंटिंग आपके पास में यहां पर चलेगी, ठीक। तो इस काउंटिंग में आपको एक इंटर रिलेशन देखना है और आपको फिगर आउट करना है एक तरीके से, ठीक है। फिगर आउट करना है आपको कि 1994 तक गिनती कब होगी। तो देखो, यहां हमारे पास में अगर हम लोग देखते हैं किस तरीके से रिलेशन ये हमारे पास में चला है यहाँ पे, ठीक है, 18 19 20 21, फिर यहाँ 22 है, इधर 23 है, इधर 24 है, इधर 25 है, ऐसा रिलेशन है। तो आपको एक रिलेशन यहां दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, 1 से और 9 में हमारे पास 8 का अंतर है, 9 से 17 में हमारे पास 8 का अंतर है, 17 से 25 में हमारे पास 8 का अंतर है। चल रहा है, 8 की श्रृंखला चल रही है ना यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से सीरीज आगे हमारे पास में जाएगी, क्या जाएगी, इसी तरीके से आगे हमारे पास में यहाँ पर चलने वाली है। यानी कि ये हमारे पास कौन सी श्रृंखला है, कि सर ये हमारे पास में एपी श्रृंखला है, समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। देखो यहां पे आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारे पास में नंबर सिस्टम है उसमें रीजनिंग को मिक्स करके इस तरह का सवाल आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां हमारे पास एपी दिखी, बस और क्या चाहिए हमको, ठीक है। हमने कहा लो भैया ये ऐसी सीरीज चल रही है, इसी तरीके से आगे चलेगी, तो हम ले जाते हैं इसको जब तक ये 1994 के आसपास नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर यहां 8 का भाग देते हो आप, तो कितना बचेगा, 8 दूनी 16, 3 और 9, 8 चौके 32, 7 और 4, 8 नाम 72 प्लस 2। तो 8 का ये मल्टीपल है इसमें एक हमारे पास में, ठीक है। यहां भी 8 8 का ही अंतर चल रहा है, इसलिए हमने ये देखा। यानी कि 8 जो है हमारे पास में कितनी बार आ जाएगा, 8 हमारे पास में 249 बार, ठीक है। 249 बार अगर आ जाता है, 249 बार आ जाता है, ठीक है। तो यहां हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1993 हमारे पास में हो, ठीक है। तो ये बढ़ते बढ़ते 1993 आएगा, तब तक हमारे पास 8 8 का अंतर चलेगा, 249 बार आ जाएगा, ठीक है। तो एक यहां पे था, 1992 में पूरा पूरा भाग जाता है, 1992 8 का मल्टीपल है, यहां पूरा पूरा भाग जाता है, 8 8 बढ़ता जा रहा है, जैसे 1992 बढ़ेगा तो हमारे पास 1993 आ जाएगा। तो आप यहां पर भी कहां हो गए, अंगूठे पे, क्योंकि अंगूठे की काउंटिंग है ये हमारे पास में, यानी कि 1993 पे आप पहुंचोगे तब भी अंगूठा है, और 1993 के बाद में नेक्स्ट हमारे पास 1994 आएगा, और ये क्या होगी, इंडेक्स फिंगर होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप यहां अंगूठे पे आते हो तो अगला इंडेक्स फिंगर हो जाती है, यानी आंसर आएगा इंडेक्स फिंगर। तो यहां क्या लगा, यहां सीरीज लगी,
क्या लगा है यहां पे, यहां सीरीज का कॉन्सेप्ट आपके पास में लगा है, यहां पर सीरीज आपके पास में यहां पर लगी है। और सीरीज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग कोई बड़ा सवाल नहीं था भाई। ये वाला सवाल पूछा जाता है ना, और सवाल सीधा सीधा ना पूछ के इन्होंने एक सिचुएशन देके आपसे सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो अरिथमेटिकल रीजनिंग एक इंटरेस्टिंग रीजनिंग आपके पास में है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में तो अरिथमेटिकल रीजनिंग ही पूछते हैं, मैथ्स नहीं पूछते। क्वांट उनको नहीं पूछना, उनको अरिथमेटिकल रीजनिंग पूछनी है कि स्टूडेंट में तर्क करने की क्षमता कैसी है। नेक्स्ट अगला देखें, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपए हैं। कितने हैं? 480 रुपीज। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, उसके पास कुल कितने नोट है? क्या कहा इसने? इसके पास 1 रुपए का नोट है, इसके पास 5 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट हैं, 480 रुपए हैं, और प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। नोटों की संख्या बराबर है, ठीक है। नोट मान लो n यहां पे है, n नोट यहां पे है, n नोट यहां पे है, तो सीधी सी बात है, तीनों का योगफल निकालो तो ये 16 है। ठीक है, अब नोटों की संख्या बराबर है तो जो भी इनका योगफल होगा 16 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? योगफल सर हमारे पास में 16 का मल्टीपल यहां पर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 16 का मल्टीपल यहां पर होगा, और अगर 16 का मल्टीपल है तो आप देख सकते हो 480 16 का ही मल्टीपल है। ठीक है, 16 का मल्टीपल है, हमने कहा 480 बटे 16 करो तो ये 16 तिया 48 30 नोट हैं प्रत्येक प्रकार के। 1 रुपए का भी 30 नोट है, 5 रुपए के भी 30 नोट हैं, 10 रुपए के भी 30 नोट है। ठीक है, टोटल नोट हो जाएंगे 90, और हर प्रकार के 30 नोट है। तो उसके पास कुल कितने नोट है? तो नोट तो है 90, नोट कितने हैं? 90 नोट उसके पास में यहां पर होंगे। सभी की संख्या बराबर थी, यानी कि अगर एक एक नोट होता तो 16 रुपए होते, 2 नोट होते तो 48 रुपए होते। इसके पास 480 रुपए हैं, यानी कि इसके योगफल का 30 गुना है, यानी 30 नोट हर प्रकार के हैं इसके पास। नेक्स्ट अगला देखें, टेलीफोन के डायल में सभी संख्याओं का गुणनफल क्या है? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला। ये आपका यूपीएससी में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है, सभी एग्जाम्स के अंदर एक आधी बारी ये आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, तो बताइए टेलीफोन के सभी डायल में सभी संख्याओं का गुणनफल आपके पास कितना होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि दिमाग की बत्ती जलाने वाले सवाल हैं, आपको सोचने पे मजबूर करने वाले क्वेश्चन ये यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कौन सा गुणनफल होगा? चलिए निकालिए। तो यहां हमने देखा टेलीफोन का डायल होता है, टेलीफोन पे डायल, आजकल आप मोबाइल में देखो या कहीं पे भी चेक कर सकते हो टेलीफोन के डायल के अंदर। ठीक है, तो टेलीफोन के डायल में हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? जनरली ये वाला फॉर्मेट आजकल आप लोगों को डिजिटल मोबाइलों के ऊपर डायल में देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी सीक्वेंसिंग कुछ अलग आपके पास में हो सकती है। ऐसा ही कुछ होता है? कुछ छोड़ तो दिया मैंने? छोड़ दिया क्या कुछ? अब अगर इसमें केवल सोचने का सवाल था 1 सेकंड का, अरे डायल में हमारे पास जीरो भी तो होता है, किसी का नंबर मिलाना है तो अब गुणा करोगे तो भाई साहब ये जीरो है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इनका गुणनफल जीरो होगा। ठीक है, यहां ये बात कर रहा है 0 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, ये डायल है हमारे पास। और जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? 0। अब देखो सवाल ने कंफ्यूज करने के लिए, जीरो ऑप्शन में होता तो आप में से हर कोई लगा देता, इसने ये वाले ऑप्शन दी। अब जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना कि हो सकता है इसने जीरो को छोड़ के बाकियों को गुणा किया है और गुणा करके फिर आंसर निकाल दो, क्योंकि गुणा करोगे तो आंसर दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जीरो भी हमारे पास एक डायल है, सारे अंक होते हैं मोबाइल नंबर में। ठीक है, आ गया। अगला देखें, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, सी से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है, सी से 3 वर्ष छोटा है, बी से बड़ा है, बी से 3 वर्ष बड़ा है और सी से 3 वर्ष छोटा है, यानी सी इससे 3 वर्ष बड़ा है। जबकि बी और डी जुड़वा है बी और डी जुड़वा है,
सी डी से कितने वर्ष बड़ा है? सी जो है डी से कितने वर्ष बड़ा है? 6 साल बड़ा होगा। बेसिक यहां पे कंपैरिजन। अब ये किस टाइप पे गया? कंपैरिजन पजल आपके पास में आती है, तुलनात्मक पजल, उसमें आप कंपेयर करके इस मॉड्यूल में लिखते हो। इसी मॉड्यूल में ये सवाल आया तो आपको ऐसे लिखना था। तर्क को शामिल कर दिया इसने एक बेसिक प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। यानी कि अब आपको तर्क करना, अब आपको सोचना है सिचुएशन के बारे में, तो सर ऐसे हमने अरेंज कर दिया। हमारे पास तुलनात्मक पजल का सवाल होता, या हम तुलनात्मक पजल में जब देखेंगे तो इसी तरीके से आपको चेक करना होता है। यही चीज इसने पूछी है, 6 साल का अंतर होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखें। 30 सदस्यों ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया। एक क्लब में क्या हुआ? 30 सदस्यों ने बैडमिंटन का एकल टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया। हर बार जब कोई सदस्य कोई गेम हार जाता है, ध्यान से पढ़ना सिचुएशन को, ये सवाल कैलकुलेशन के नहीं होते, ये अरिथमेटिकल रीजनिंग है। ये केवल आपको सोचने पे मजबूर करेंगे सिचुएशन के आधार पे, और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, दिमाग की बत्ती जला देंगे ऐसे सवाल हैं आप लोगों के, हर एग्जाम के अंदर आते हैं ये सवाल। चलिए, एक क्लब में 30 सदस्य हैं, 30 लोग हैं, और एकल टूर्नामेंट खेलेंगे, यानी कि एक एक बंदा है, टीम नहीं है। हर बार जब कोई सदस्य कोई गेम हार जाता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। एक गेम हारते ही आप बाहर हो, जब तक जीत रहे हो आप आगे चल रहे हो। जो एंड तक जीतेगा वो विनर है। कोई टाई नहीं है। विजेता का निर्धारण करने के लिए न्यूनतम कितने मैच खेले जाने चाहिए? कम से कम कितने मैच खेलने के बाद में विजेता यहां पर होगा? क्या होगा? कितने मैच खेलने के बाद में विजेता यहां पर घोषित होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, मतलब आपको सोचने पे हल्का सा मजबूर करेगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, कौन गैस कर सकता है कितने सवाल होंगे? हर बार कोई हारते एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, हारते ही एलिमिनेट हो जाता है। एक किलर आर्गुमेंट मैं इसमें आपको दूंगा जिसके आगे ढेर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। केवल देखो, पहले सिचुएशन को समझो। 30 लोग हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मान लो पहले 15-15 लोगों का आपस में मैच होगा, ठीक है। 15 इधर, 15 इधर, इनका आपस में मैच हुआ तो 15 लोग बाहर हो जाएंगे। कितने लोग बाहर हो जाएंगे? 15। सुनते चलना आर्गुमेंट को। ये आपस में मैच खेलेंगे तो 15 लोग बाहर। अगली बार क्या होगा? जो बचे हुए 15 हैं उनका आपस में मैच होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां 15 मैच हुए, सुनना, 15 मैच हुए और 15 लोग बाहर हो गए। 15 मैच हुए और 15 लोग बाहर हो गए। नेक्स्ट टाइम जितने मैच होंगे उतने लोग बाहर होंगे। तो विनर तक पहुंचने के लिए, ध्यान से सुनना, विनर तक पहुंचने के लिए 29 मैच होने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही 29 मैचेस होंगे 29% बाहर हो चुके होंगे। कोई भी हारा बाहर, कोई भी हारा बाहर, कभी भी हारो, पहले स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे, तीसरे स्टेज पे। यहां इस तरीके से मत सोचना क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, कुछ नहीं, बस मैच किस तरीके से हो रहे कि सर ये तो 32 होना चाहिए था तब हम देख पाते हर बार। जरूरी नहीं है, एक मैच हारते ही बाहर है आदमी, ठीक है। तो यहां हमारे पास में हमने क्या देखा कि सर 30 लोग हैं तो 29 मैच जैसे ही होंगे 29 लोग बाहर हो जाएंगे। और क्या करना है? 30 में से जैसे 29 बाहर होंगे, जो बच गया वही विनर है, उसने सारे मैच जीते हैं। तो 29 यहां पे आंसर होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इस पैटर्न के सवालों में, ये वाला पैटर्न एसएससी, रेलवे, या आपके पास यूपीएससी हो, पीसीएस एग्जाम हो, आपके स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो, ग्रेड ए ग्रेड बी के एग्जाम्स के अंदर कई बार आ चुका है, बैंकिंग एग्जाम हो, सभी जगह, ठीक है। तार्किक सवाल है, लैंग्वेज को बदल बदल के पूछा जाता है इसको। बाकी सीधी सी बात है, अगर n लोग हैं तो आंसर आएगा n-1, क्योंकि अगर हर आदमी मैच के बाद बाहर होता है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट है ये एक तरीके से, एक मैच हारते ही बाहर हो जाता है, तो 29 लोग बाहर होंगे तो 30वां विनर हो जाएगा। 29 लोगों को बाहर करने के लिए 29 मैच तो करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 29 गेम के बाद में हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 मैचेस के बाद में
यहां पर विनर घोषित हो जाएगा। n लोग हैं तो n-1 आंसर आएगा। अगर 100 लोग होते तो 99 मैच करवाने पड़ते, अगर 1000 लोग होते 999 मैच करवाने होते। ठीक है, आगे अगला देखिए। इन ए गार्डन देर आर 10 रोज 12 कॉलम्स ऑफ मैंगो ट्रीज। एक बगीचे में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां और 12 स्तंभ है। ठीक है, सिचुएशन को समझना। 10 पंक्तियां और 12 स्तंभ है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसी टाइप का है। दो पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है। ठीक है, 10 तो पंक्तियां हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तो पंक्तियां हैं हमारे पास में। ठीक है, और यहां से 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास में। ठीक है, तो यहां हमारे पास में इस प्रकार से मैट्रिक्स है। अब मान लो इसने क्या कहा, आम के पेड़ हैं, एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां, इसी तरीके से पेड़ लगे हुए हैं। मैं पूरे नहीं बना रहा, कोई ड्राइंग नहीं करनी, अभी आपको समझाने के लिए सिचुएशन है। तो आप देखो कि सर अगर हमारे पास 10 पंक्तियां हैं और 12 स्तंभ हैं, पेड़ ऐसे लिख रहे हैं, तो इसने कहा कि दो पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है, यानी कि ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसने पूछा है कि 2 मीटर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ गार्डन। ठीक है, और क्या कहा इसने कि दो पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है, बगीचे की सीमा के सभी तरफ से 1 मीटर छोड़ी गई है। यानी कि इस बगीचे की बाउंड्री भी है, ये बगीचे की बॉर्डर भी है, और इसने क्या कर रखा है, पेड़ों में और बाहर की बाउंड्री के बीच में 1 मीटर छोड़ा है इसने। ऐसा नहीं है एकदम बाउंड्री पे लगा दिया पेड़। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सोच रहा है। ऐसा कुछ हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, यानी 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इस तरफ भी है, ऐसी सिचुएशन है। तो इसने पूछा है द लेंथ ऑफ गार्डन इज, बगीचे की लंबाई जो है ये आपको बतानी है। तो लंबाई किस तरफ होगी? लंबाई ये होगी, 12 स्तंभ है तो लंबाई इसी तरफ होगी। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो कि सर यहां 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर का अंतर होगा, तो 12 लोगों में 11 बार ये अंतर होगा। 12 लोगों में कितनी बार होगा? 11 बार। इधर 1 मीटर होगा, इस तरफ भी 1 मीटर हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन आपके पास में होगी। तो पेड़ के लिए हमने ये देखा, ये 12 संख्याएं हैं तो 11 बार इनका अंतर होगा। 11 दूनी 22, इधर हो गया 23 और 24, यानी ये वाली लंबाई टोटल आपको 24 मीटर रखनी होगी। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, कहां दे रखा है? ए विकल्प में आपको दिया गया है। ठीक है, आप खुद यहां पे देख सकते हो। 12 पेड़ लगाओगे, 2-2 मीटर का अंतर आपके पास में आएगा। ठीक है, तीसरा पेड़ तो ये देखो 1 मीटर इधर, 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24, यही लंबाई होगी क्योंकि इस तरफ 12 है। चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई होती ये वाली। तो यहां पे 10 तक की गिनती है, 10 लगातार गिनतियों में बीच में हमारे पास प्रत्येक के बीच में 9 खाने हैं, यानी 9 दूनी 18 और 2 20। इसको अगर पूछ लेता तो ये वाली है 20 हमारे पास, ये है 24 हमारे पास में, यानी कि 20 बाई 24 का पार्क आपके पास में है, बड़ा ग्राउंड। तो फिर आप जो है 2-2 मीटर के गैप के साथ में आम के पेड़ इस तरीके से लगा पाओगे। ये आपको सोचने पे यहां पे मजबूर कर रहा है, यानी कि इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड ऑन ये हमारे पास में क्वेश्चन यहां पर है। यस दीपेंद्र, कंप्लीटेड। ठीक है, बगीचे की लंबाई आप लोगों से पूछी गई है। नेक्स्ट आओ, अगला आओ। 12 वर्षीय मणिक अपने भाई राहुल से 3 गुना बड़ा है। मणिक की उम्र कितनी होगी जब वह राहुल से 2 गुना बड़ा होगा? ठीक है, तो 12 वर्षीय मणिक है, अपने भाई राहुल से 3 गुना बड़ा है। मणिक की उम्र कितनी होगी जब वह राहुल से 2 गुना बड़ा होगा? सिचुएशन देखो, राहुल यहां पर है,
और मणिक जो है हमारे पास में, ठीक है, 12 वर्षीय मणिक है और राहुल से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है तो राहुल की आयु है 4, तभी हम कह सकते हैं कि राहुल का 3 गुना है 12। मणिक की उम्र कितनी होगी जब वह राहुल से दुगना बड़ा होगा? ठीक है, तो देखो सिचुएशन, सवाल को पूछने का तरीका। इसने कहा कि राहुल और मणिक 1:3 है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा राहुल और मणिक फ्यूचर में कितने वर्ष के बाद में यहां पे 1:2 होगा। ठीक है, तो अभी है 4:12, क्या है 4:12। तो ये आप देख सकते हो 4 साल के बाद में यह हमारे पास में 4 साल आप ले लो, यहां पे +4 करोगे तो ये 8 और 16 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, अब देखो ये तो तरीका हुआ कि आप सोच के डायरेक्ट आंसर दे पाए कि सर हमारे पास में यहां पर, तो जब राहुल से दुगना बड़ा होगा मणिक की आयु कितनी होगी? मणिक 16 साल का हो जाएगा और राहुल 8 साल का होगा, जब इनके बीच में 1:2 हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, इस तरीके से 4:12 से 8:16 हमारे पास में यहां पर हुआ। ठीक है, 16 ईयर्स जो है हमारे पास में यहां पर जो है 8:16 हमारे पास में इस तरीके से यहां पर बनेगा। तो राहुल से दुगना बड़ा होगा ये आप लोगों से पूछा है, तो ये हमारे पास 4:12 से 8:16 हो जाएगा इस तरीके से। अब मान लो रेशियो से करना है आपको, कैसे करना है? रेशियो से करना है, 1:3 से 1:2 हो रहा है। ध्यान से देखना, इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 1 है। अब आप खुद से सोचो, मैंने क्या बताया था आर्ग्यूमेंट एज के अंदर, कि एज के अंदर एक आर्ग्यूमेंट बहुत काम आता है। दो लोगों के बीच में आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। जैसे 4 और 12 में भी 8 का अंतर है और 8 और 16 में भी 8 का अंतर है। अगर दोनों भाइयों में 8 साल का अंतर है तो जीवन अनंत काल तक जब तक ये जिएंगे 8 साल का ही अंतर रहेगा। अगर अनुपात में अंतर अलग है तो इसको बराबर करो। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 2/4 और यहां अंतर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2/4 अंतर हो जाएगा 2 साल का। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर होगा 1 से 2 हो रहा है, यहां पर +1 हुआ है। दूसरा, मणिक की आयु 12 साल है। 12 साल है मतलब इसका 4 गुना है। कितना है? 4 गुना। अगर 4 गुना है तो पूरे का 4 गुना आप कर दो पूरे सिस्टम का, तो ये आ जाएगा। यहां आयु थी 4 और 12, यहां आयु थी 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ये रिलेशन आप तुरंत तरीके से देख पाओगे। ये अनुपात से भी आप इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट, अगला देखो। एक दर्जी के पास कपड़े के एक रोल से काटने के लिए शर्ट के कई टुकड़े थे। कपड़ों का कोई रोल है और काटने के लिए उसके पास शर्ट के कई टुकड़े थे। 24 मिनट में कितने रोल काटे गए? क्या कहा? एक दर्जी के पास में कपड़े के एक रोल से काटने के लिए शर्ट में कई टुकड़े थे। 24 मिनट में कितने टुकड़े काटे जाएंगे? ठीक है, कट फ्रॉम रोल ऑफ फैब्रिक, ही कट ईच रोल ऑफ इक्वल लेंथ इनटू 10 पीसेस। ठीक है, ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट्स एट ए मिनट। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में जानकारी इसने ट्रांसलेट नहीं करी है, मैं लिख देता हूं। वह हर रोल के 10 टुकड़े करता है। क्या करता है? 10 टुकड़े करता है हर रोल के। ही कट एट रेट ऑफ 45 कट्स ए मिनट, और 1 मिनट में 45 कट लगाता है। क्या कहा? 1 मिनट में 45 कट्स लगाता है। ठीक है, अब यहां हमारे पास में 24 मिनट का पूछा है। कितना पूछा है? 24 मिनट का। तो आप देखो, कपड़े के एक रोल से काटने के लिए शर्ट के कई टुकड़े थे। ठीक है, टेलर हैड ए नंबर ऑफ शर्ट पीसेस टू कट फ्रॉम ए रोल ऑफ फैब्रिक। ठीक है, ही कट ईच रोल फॉर इक्वल लेंथ इनटू 10 पीसेस।
हर रोल के 10 पीस करता है, ही कट एट ए रेट ऑफ 45 मिनट्स। हाउ मेनी रोल्स वुड बी कट इन 24 मिनट्स? कितने रोल काट देगा? अब आप ध्यान से देखो, 45 कट 1 मिनट में लगाता है, तो 24 मिनट में 24 इंटू 45 कट लगेंगे। 24 इंटू 45 वैदिक मल्टीप्लीकेशन सीख लो ताकि ये फटाफट से हो जाए। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 4 चौके 16, 10 और 16 26। तो इधर इन दोनों का गुणा, इधर इस तरफ दोनों का गुणा, बीच में गुणा करके जोड़ दो, या फिर आप नॉर्मल स्कूली गुणा से कर सकते हो। ठीक है, 0, 2 इस तरफ आया 28, 2 इस तरफ आया 10, 1080। क्या है? 1080। 1080 हमारे पास में यहां पर क्या लगेंगे? कट। टोटल कितने कट लगा देगा? 1080 कट। ठीक है, 1080 कट लगा देगा। और इसने कहा है कि हर रोल के 10 टुकड़े करेगा। क्या करेगा? हर रोल के 10 टुकड़े करता है। तो 10 कट एक रोल पे, एक रोल पे 10 कट लगाता है। ठीक है, तो 1080 कट कितने रोल पे लगेंगे? 108 रोल पे। कितने रोल पे? 108 रोल होंगे, तो ये 1080 कट लगा देगा 24 मिनट के अंदर। बस बेसिक जो आप लोगों का एनालॉजिकल रिलेशन है वो ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बेसिक एनालॉजिकल रिलेशन जो है वो यहां पे आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो। 60 छात्रों की एक कक्षा में वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या क्रमशः 3:2 के अनुपात में। ठीक है, खेलों में भाग नहीं लेने वाले लड़कियों की संख्या खेलों में भाग नहीं लेने वाले लड़कों की संख्या से 5 अधिक है। यदि खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या 15 है तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, खेलों में भाग लेने वाले लड़के 15 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 60 छात्रों की तो क्लास है। देखो ध्यान से, 60 लोग तो क्लास में हैं, लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, और वार्षिक खेलों में 3:2 में भाग लेते हैं। भाग लेने वाले और नहीं लेने वाले दे रखे हैं यहां पर। खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या 15 है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो 60 है तो भाग लेने वाले, और इधर है नहीं लेने वाले। ठीक है, तो भाग लेने वालों की अगर मैं बात करता हूं तो यहां हमारे पास में 15 है, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? तो यहां 3:2 है, बॉयज और गर्ल्स 3:2 है, 15 है। लड़कों की संख्या हमारे पास में कितनी दे रखी है? 15। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 3 चौके 12 है, 2 चौके 8 हमारे पास में कितनी हो जाएंगी? 8। 8 लड़कियां होंगी, यानी 15 और 8 23 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। नहीं पार्टिसिपेट करने वाले कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे सर 37। कितने होंगे? 37। अब इसने कहा कि लड़कियों की संख्या 5 अधिक है, नहीं भाग लेने वालों में 5 लड़कियां ज्यादा हैं। तो 5 लड़कियां ज्यादा हैं, तो मैंने यहां पे कहा कि बॉयज और गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, तो इसमें लड़कियां 5 ज्यादा हैं। 37 में से 5 घटा दो, 32 बचेगा। 32 का आधा आधा करो, 16 लड़के हैं और 16 प्लस 5 लड़कियां हैं, यानी कि 16 और यहां 21। ये हमारे पास में वास्तव में नहीं भाग लेने वाले। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? टोटल लड़कियां कितनी होंगी? 8 इधर हैं, 21 इधर हैं, तो 8 प्लस 21 हमारे पास में यहां पर कितना हो जाएगा? 29। 60 छात्रों कक्षा में वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या क्रम से लड़के और लड़कियों की 3:2। खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या 15 है, तो 15, अच्छा सॉरी, ये 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना होगा, यानी कि 6। यहाँ कितना होगा? 6। इसका मतलब यहाँ 21 आएगा लोग। कितने लोग हैं टोटल? 21। कितने हैं? 21 लोग हैं। 3 का 5 गुना है हमारे पास में। कम ऑन, क्या हो रहा है आज? 3:2।
तो इसने कहा लड़के 15 हैं, 15 है मतलब 3 पंजे 15, तो लड़कियां होंगी 2 पंजे 10 खेलों में भाग लेने वाली। ठीक है, अब देखो अगर ये 15 और 10 हमारे पास भाग लेने वाले टोटल हैं 25, 25 इधर हैं तो 35 इस तरफ होंगे। अब ध्यान से देखना, लड़कियां 5 ज्यादा हैं तो 5 घटाने के बाद में 30 बचेगा, 30 को आधा आधा कर लो, 15 15, 15 और 15 30, 5 लड़कियां ज्यादा हैं, ये हो गया हमारे पास, यानी लड़कियां टोटल हैं 20, इधर लड़कियां थी 10, तो टोटल लड़कियां हो जाएंगी हमारे पास में 30। यहां पे 10 + 20 30 ही लड़कियां हैं, 30 ही लड़के हैं। क्या है? 30 लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं। लेकिन जब खेल खेलने की बारी आती है 10 लड़कियां खेलती हैं, 20 लड़कियां नहीं खेलती, और लड़कों में 15 लड़के खेलते हैं, 15 नहीं खेलते। ठीक है, सारी चीजें आंसर की जा सकती हैं। देखो यहां मैटर क्या कर रहा है, यहां तो कोई XYZ तो हमें मानना नहीं था। आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाग लेने वाले इधर, नहीं लेने वाले इधर। टोटल यहां पे 60, इन्हीं 60 को 2 भागों में बांट रखा है, फिर अनुपात और दे रखे हैं, तो अनुपात हमने लिखे, और फिर लास्ट की जानकारी थी कि बॉयज की संख्या 15 है, तो यहां से रिलेशन आया, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या आई, टोटल में से 25 इधर हैं, तो हमने कहा 60 में से 25 इधर हैं, 35 इस तरफ होंगे, 35 अगर इधर हैं, नहीं खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 35। इन 35 में से क्या रेशियो बताया इसने कि लड़कियां लड़कों से 5 ज्यादा हैं, 5 ज्यादा हैं तो 5 अलग कर दो, 35 में से 30 बचा, 30 के 2 बराबर भाग करो, 15 और 20, 5 का अंतर आ गया। इस तरीके से इसको देखना है। नेक्स्ट अगला देखो, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, सिरों की गिनती करने पर वे 80 हैं, उनके पैरों की संख्या 200 है। क्या कहा? हिरण और मोर, तो यहां हमारे पास में डियर है और पीकॉक है। लेग्स की बात करूं, पैरों की संख्या की बात करूं, हिरण के 4 होते हैं, पीकॉक के 2 होते हैं। ठीक है, हेड की बात करूं तो भैया सिर तो है ना सभी जानवरों के एक एक ही होता है, रावण के ही थे 10, तो यहां तो एक एक ही हमारे पास में होंगे। तो ये सिचुएशन है। अब देखो, चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, सिरों की गिनती करने पर वे 80 हैं, सिर गिनने पर कितने हैं हमारे पास में? 80, यानी कि हेड टोटल हैं 80 हमारे पास में। ठीक है, पैरों की संख्या हमने गिनी तो ये है हमारे पास 200। अब देखो इनको हम थॉट प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक इसके अंदर जो है वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे सोचो, देखो आर्गुमेंट सुनना, अगर हमारे पास में 80 के 80 पीकॉक होते, पूरे 80 पीकॉक होते और 0 हमारे पास में हिरण होता, तो उस कंडीशन में 80 और 2 पैर हैं, 160 पैर होते। ठीक है, तो अगर पूरे हिरण होते तो हमारे पास में 160 पैर होते इनके, लेकिन 160 से कितना ज्यादा है? +40। कितना है? +40 है, ये 40 पैर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 40 पैर ज्यादा आएंगे तो हम जानते हैं कि या तो 2 पैर हैं या 4। ठीक है, यानी कि कुछ जानवर 4 पैरों वाले भी हैं। कितने हैं? तो 2 पैर यहां बढ़ जाते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो इधर 2 का भाग दे दो, 20 हमारे पास में आएगा, 20 हिरण भी है, यानी कि वास्तव में 20 हिरण है और 60 हमारे पास पीकॉक है। ठीक है, आप ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हमारे पास थॉट प्रोसेस का यहां पे हो जाता है, कोई मैथमेटिक्स हमको नहीं लगानी पड़ी यहां पे। दूसरा कि अगर आप मैथ लगाना चाहते हो तो फिर आप मैथ का सवाल आए तो मैथ लगा देना। ठीक है, रीजनिंग में तो थॉट प्रोसेस लगाना होता है, इस तरीके से लगेगा। अब देखो यहां हमारे पास में डियर है, हिरण, और पीकॉक है, पी। ठीक है, तो हमने कहा कि पीकॉक के हमारे पास में हेड की बात की जाए तो D + P, ये हमारे पास कितने हैं? 80, पहला समीकरण। दूसरा आप लिखोगे कि डियर के 2 पैर 4 पैर होते हैं, तो डियर की संख्या अगर हमारे पास में D है, ठीक है, 4 गुना D का, प्लस पिकॉक की संख्या अगर हमारे पास P है, इसका दुगना, क्योंकि पिकॉक के 2 पैर हैं, डियर के 4 पैर हैं, इसका योगफल 200 होगा। ये लीनियर इक्वेशन बनी, आगे इसको सॉल्व करते रहना।
ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, क्या करना है, इसका दुगना करके इस समीकरण से घटाओगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करना भी मैं बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन का, बाकी ये आपके अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, यहां देखो ये समीकरण 1 और 2, तो हम क्या करने हैं, दो में से हमको एक समीकरण घटाना है लेकिन दुगना करके। ठीक है, तो आप इसका दुगना कर दोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2d प्लस 2p इक्वल टू 160। अब घटाओ, 2p में से 2p घट जाएगा, 4d में से 2d घटाओगे तो यहां से आ जाएगा 2d बराबर 40। तो यहां से आ जाएगा डियर की संख्या 20। ठीक है, डियर है 20 और पिकॉक कितने हो जाएंगे, 60 हमारे पास में। तो ये तो मैथ्स है इसकी, ये क्या है इसकी, मैथ्स हमारे पास में। और रीजनिंग में इसको पूछे जाने का मतलब है कि आप इस तरह का आर्ग्यूमेंट आपके दिमाग में चल सके, आपका थॉट प्रोसेस इतना ब्रॉड हो सके कि आप इस तरीके से आंसर कर पाओ। ठीक है, तो अब देखो यहां हमने देखा लेग्स और हेड हमारे पास में यहां पर थे। हमने कहा अगर पूरे पिकॉक हैं तो 80 पिकॉक होते तो 160 पैर होते, लेकिन 160 से 40 पैर ज्यादा हैं। वो 40 पैर कब कितने हिरण के होंगे, तो 40/2 करो 20 हिरण होंगे। इस तरीके से आप सोच सकते हो। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हमारे पास में 80 के 80 हिरण हैं और 0 पिकॉक हैं तो 80 हिरणों के पैर कितने होंगे, 8 का 4 गुना 320 पैर होने चाहिए थे, लेकिन 320 की जगह 200 हैं, यानी कि यहां से 120 पैर कम है। 120 पैर कितने पिकॉक की वजह से कम होंगे, तो 120/2 करो 60 पिकॉक है। दोनों में से कोई भी थॉट प्रोसेस आप लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी नई चीज सीखो तो इनको 2 से 3 बार रिवाइज करना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब तक दिमाग में क्लिक नहीं होगा तब तक ये चीजें आसान नहीं लगेंगी। ठीक है, अदरवाइज आप इसी तरीके से मैथ्स लगाते रहोगे, इक्वेशन सॉल्व करते रहोगे। नेक्स्ट आओ, अगला आओ। आदमी 2 रंगों के मोजे पहनता है, काला और भूरा। कैसे पहनता है, एक ब्लैक है और एक हमारे पास ब्राउन है। उसके पास एक दराज में कुल 20 काले मोजे 20 भूरे मोजे हैं। मान लीजिए कि उसे अंधेरे में मोजे निकालने हैं, तो उसे यह सुनिश्चित करने के लिए उसके पास एक मिलान जोड़ी है, कितने निकालने होंगे। ठीक है, देखो उसके पास में एक दराज में कुल 20 काले मोजे हैं 20 भूरे मोजे हैं, तो उसे अंधेरे में मोजे निकालने हैं। तो ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का एक टाइप हो जाता है। ठीक है, बेसिक टाइप है इस तरह के सवाल, हमेशा से रीजनिंग के अंदर आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो देखो उसके पास एक दराज में कुल 20 काले मोजे 20 भूरे मोजे हैं। मान लीजिए कि उसे अंधेरे में मोजे निकालने हैं, तो उसे यह सुनिश्चित करने के लिए उसके पास एक मिलान जोड़ी है, कितने निकालने होंगे। ठीक है, हाउ मैनी मस्ट ही टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज ए मैचिंग पेयर। ठीक है, उसे कितने निकालने पड़ेंगे ताकि मैचिंग हमारे पास में हो। 20 ब्राउन सॉक्स इन ए ड्रॉर, ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, मैन वियर सॉक्स ऑफ 2 कलर्स, ब्लैक एंड ब्राउन। ही हैज ऑल टूगेदर 20 ब्लैक सॉक्स। ठीक है, उसके पास एक दराज में कुल 20 काले मोजे 20 भूरे मोजे हैं। मान लीजिए उसे अंधेरे में मोजे निकालने हैं, तो उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास एक मिलान जोड़ी है, कितने निकालने होंगे। ये आप लोगों से पूछा गया है, बढ़िया सवाल। ठीक है, कितने निकालने होंगे, सोचो, इसमें तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, हल्का सा सोचने पे क्वेश्चन आप लोगों को मजबूर यहां पर करेगा, थोड़ा सा आपको इसके अंदर सोचना है। चलिए बताएं 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 बताएं। हल्का सा सोचना है, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल के अंदर। ठीक है, ये वाला सवाल आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी 2-3 बार आपके सामने आ चुका है।
एनीवन? हु कैन गेस द आंसर? कौन आंसर निकाल सकता है? एक जोड़ी मोजे पहनने हैं इसको बस। बिना सोचे आंसर नहीं आता इन प्रश्नों का, सोचना पड़ेगा। आपके सामने है उत्तर। चलिए, आप लोग हिम्मत हार चुके हैं। देखो, काले और भूरे 20 जोड़ी भूरे पेयर हैं और 20 जोड़ी हमारे पास में काले पेयर हैं। क्या करोगे आप? हाथ दे रहे हो अंधेरे कमरे में, एक मोजा निकला, ठीक है। ये मोजा जो निकलेगा पहला, ये काला हो सकता है या भूरा हो सकता है, ठीक है। पहला निकालोगे, फिर दूसरा निकाला आपने, ठीक है। मान लो पहला ब्लैक आ गया, दूसरा ब्राउन आ गया, या पहला ब्राउन था और दूसरा ब्लैक था, ठीक है। अब जैसे ही तीसरा निकालोगे, तीसरा किसी भी कलर का हो, अगर ब्राउन का है तो ब्राउन का पेयर तैयार, और अगर ब्लैक का है तो ब्लैक का पेयर तैयार। खत्म भाई। एक ही जैसे सिमिलर ही तो है हमारे पास में, 20 तरह के ब्राउन, 20 तरह के भूरे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो 3 ये जैसे ही निकालेगा तो इसके पास एक जोड़ी हो गए। क्या हो गए? एक जोड़ी मोजे हो गए। भाषा पे डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। इसकी लैंग्वेज बदल बदल के इसी टाइप से, इसी डेटा से कई तरह के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। आ गया। एक मोटर चालक ब्रिस्टल से बर्मिंघम तक 4 अलग अलग मार्गों को जानता है। ब्रिस्टल से बर्मिंघम 4 रास्ते जानता है। बर्मिंघम से शेफील्ड तक 3 अलग अलग रास्ते जानता है, ठीक है। अगेन प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ध्यान से देखिए। तो यहां ब्रिस्टल से बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम से शेफील्ड, ठीक। अब देखो, ये हमारे पास में है। इसने कहा यहां 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। ये 4 रास्ते जानता है बर्मिंघम जाने के। फिर बर्मिंघम से शेफील्ड तक 3 अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। तो वह 2 अलग अलग मार्गों को जानता है, शेफील्ड से कार्लिस्गे। अच्छा, शेफील्ड से भी आगे कार्लिस्गे है। देखो, विदेशी नाम है, ऐसे नाम होते हैं वहां पे। तो यहां 2 रास्ते हैं। ब्रिस्टल से कार्लिस्गे तक वह कितने रास्ते जानता है? कितने रास्ते संभव हैं? सीधी सी बात है, ब्रिस्टल से कार्लिस्गे वो जाएगा तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पूरे रास्ते के, ठीक है। जैसे मान लो यहां से पहले रास्ते से गया, इधर दूसरे रास्ते से, इधर इस रास्ते से, ये कॉम्बिनेशन है। यहां से गया, फिर वापस बीच वाले रास्ते से, इस बार इधर से चला गया, ये अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कैसे करते हैं इन सवालों को? यहां 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 संभावनाएं हैं। इधर 3 संभावनाएं हैं, इधर 2 संभावनाएं हैं, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन पूछे गए हैं इस तरह के सवाल में, तो आपको इनको गुणा करना है यहां पे, ठीक है। 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, टोटल 24 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे। तो टोटल रास्ते कितने होंगे? वो कितने रास्ते जानता है? 24 रास्ते जानता है। हो सकता है 4 के अलावा और भी कुछ हो, लेकिन उसको ये 4 पता है, इधर 3 पता है, इधर 2 पता है। यानी कि 24 तरह के रास्ते उसके लिए बन सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटीज उसके पास हो सकती है। सोचना एक बार, मान लो इस रास्ते से गया, ठीक है, केवल इन दोनों को देखो। यहां से गया एक, फिर अगली बार इधर से जाता है एक रास्ता, अगली बार इधर से गया दूसरा रास्ता, अगली बार इधर से गया तीसरा रास्ता। यानी इस अकेले रास्ते के साथ में 3 संभावनाएं, इसके साथ में भी 3, इसके साथ में भी 3, इसके साथ में भी 3 हमारे पास में। यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन देखे जाए तो इधर 4 है, इधर 3 है, यहां से यहां जाने के ही हमारे पास में 4 गुणा 3 12 पॉसिबिलिटी। कितने? 12 तरीके। अब ये 12 तरीके थे, 12 से एक बार इधर से जाएगा, ठीक है,
तो अलग रास्ता, 12 से एक बार इधर से जाएगा तो अलग रास्ता, यानी 12 तरीके यहां से जाने के, 12 तरीके यहां से जाने के, 12 गुणा 2 24, इसलिए हम यहां पे गुणा कर रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस इन सवालों के पीछे रहता है। नेक्स्ट अगला, मैक के पास कैन से 3 पाउंड अधिक है। क्या कहा? मैक के पास कैन से 3 पाउंड अधिक है, लेकिन फिर केन घोड़ों पर जीत जाता है और अपना पैसा 3 गुना कर लेता है, जिससे अब उसके पास दोनों लड़कों के पास मौजूद मूल धनराशि से 2 पाउंड अधिक है। ठीक है, तो देखो मैक के पास केन से 3 पाउंड अधिक है, तो केन से 3 पाउंड अधिक है मैक के पास, ठीक है, लेकिन फिर केन घोड़ों पर जीत जाता है और अपना पैसा 3 गुना कर लेता है। अब केन के पास में कितना पैसा है? 3 गुना है, जिससे अब उसके पास दोनों लड़कों के पास मौजूद मूल धनराशि से 2 पाउंड अधिक है। ठीक है, 2 मोर, सो दैट नाउ ही हैज, मैक हैज 3 मोर देन केन, बट कैन विन्स ए हॉर्स। ठीक है, हॉर्स ट्रेबल्स हिज मनी, triples and wins on the horse and triples his money, so that he has now 2 more than the original amount of money that the 2 boys had between them. तो इसने कहा कि अब केन के पास कितने, अब केन के पास पहले जो टोटल पैसा था दोनों के पास मिला के, दोनों के पास मिला के इतना पैसा था, इससे भी कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है इसके पास। अब कितने हैं? $2 इसके पास में, अब 2 यूरो इसके पास ज्यादा है। 2 हेड बिटवीन देम, हाउ मच मनी डिड मैक एंड केन हैव। ठीक है, इसने केन को के से लिखा है, चलो हम भी के से लिख लेते हैं। ठीक है, मैक एंड केन हैव बिटवीन देम बिफोर केन्स विन, केन की विन से पहले कितना पैसा था। चलिए यहां देखो, इन दोनों को सॉल्व करो, केन से केन गया, इधर m+5 0 बराबर m+5, ट्रिपल मनी इसके पास हो गया केन के पास में, अपना पैसा 3 गुना कर लेता है, यानी कि यहाँ पे केन के पास में 3 गुना पैसा हमारे पास में हुआ है। ओके ओके ओके, 1 सेक, केन के पास के पैसे का 3 गुना जो है इन दोनों के पास के पैसे से 2 अधिक है, ये रिलेशन है। तो 3 के और के है, तो इधर बचेगा 2 के इक्वल टू m+5, ये रिलेशन हमारे पास में यहां पर बना, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहां से m का मान k+3 रख देंगे, 2k इक्वल टू k+3+5, तो यहां से आ जाएगा k इक्वल टू 8। k के पास में कितना है? हमारे पास में 8 है, यहाँ पे k के पास में 8 है, ये करेंसी है दूसरी। k के पास 8 है, केन के पास 8 है, केन के पास 8 है, तो मैक के पास कितना है? m के पास 13 था पहले। ठीक है, अब जैसे ये जीता, इसको 3 गुना मिल गया 24, और 24 जो है इन दोनों को मिला के 22 से 2 ज्यादा है। तो इसने पूछा केन की जीत से पहले मैक और केन के पास कितना पैसा था। मैक और केन के पास में केन की जीत से पहले कितना पैसा था। ठीक है, मैक एंड केन हैव बिटवीन देम बिफोर केन्स विन, कितना पैसा इनके पास में यहां पर था। तो इसने ऑप्शन दिए 9, 11, 13, 15। ठीक, ये सिचुएशन हमने देखी, यहाँ पे 3 पाउंड अधिक थे मैक के पास, केन से 3 पाउंड अधिक थे, केन+3, केन घोड़ों पर जीत गया और अपना पैसा 3 गुना कर लिया। केन के पास अब पैसा 3 गुना है जितना पैसा पहले था, जिससे अब उसके पास दोनों लड़कों के पास मौजूद मूल धनराशि से 2 पाउंड अधिक है। ठीक है, दोनों के पास m+k+3 से 2 पाउंड अधिक है, तो ये k से 2k बचा, इधर m+5। फिर हमने देखा ऊपर के रिलेशन को काम लिया, m इक्वल टू k+3, तो k+8, k इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास, k 8 है, तो m हमारे पास में कितना होगा? 8 3 11, अच्छा m 11 है। तो पहले इनके पास में 19 यहां पर थे, तो हाउ मच मनी डिड मैक एंड कैन हैव बिटवीन देम बिफोर केन्स विन, के पास कितना धन था। तो केन के पास 8 थे और मैक के पास 11 थे पहले। ठीक है, ये इनकी एक्चुअल धनराशि हो गई हमारे पास में, ये 3 गुना कर लेता है 24,
8 3 11 बिल्कुल, ये 3 गुना करेगा 24 हमारे पास में, मैक का मान हो जाएगा 11, 8 और 3 11। पहले ये सिचुएशन थी, ठीक है, 3 ज़्यादा थे, अब इसके पास 8 3 24 हो गया। केन के पास में जीतने के बाद में 3 गुना हो जाता है, 24 हो जाता है, और दोनों का योगफल 19 से 5 ज़्यादा है एक तरीके से, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इसमें डेटा में गड़बड़ लग रही है। मैक हैज़ 3 मोर देन केन, फिर से देखो, मैक और केन है, केन भैया से 3 ज़्यादा है इसके पास पाउंड, तो मैक आ गया इधर, मैक बराबर केन प्लस 3। बट केन विंस ऑन हॉर्स, केन घोड़े की पे जीत जाता है, और ट्रबल्स हिज मनी, एंड अपना पैसा 3 गुना कर लेता है। triples his money so that he has now two more pound than the original amount of money that the two boys had between them। ठीक, दोनों के पास में ओरिजिनली कितना पैसा था, m प्लस के प्लस 3, ये मिला के पैसा था, इससे 2 ज़्यादा हैं अब केन के पास में, और ये वास्तव में केन का 3 गुना है, ठीक है। यही रिलेशन होगा, तो यहां से आ जाएगा 2k इक्वल टू m प्लस 5, और यहाँ से m की जगह k प्लस 3 अगर हम लोग रखते हैं, k प्लस 8, k के पास में $8 है, केन के पास पहले 8 थे, मैक के पास 11, तो 8 और 11 थे, अगर ये ट्रिपल करेगा 24 होगा, और दोनों के योगफल से 2 ज़्यादा, ठीक है। कुछ ना कुछ इन आंकड़ों के अंदर हल्की सी मिस्टेक जो है वो यहाँ पे भांपी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि जैसा सवाल ने दिया है हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में है, या हम ऐसे देख लें, या चलो ऐसे देखो, मैक है केन है, सर x रुपए हमारे पास केन के पास में है, तो मैक के पास में x प्लस 3 है, केन से 3 ज़्यादा है, ये हमारे पास में है। अब ये घोड़े की रेस जीतता है, तो इसके पास में जीतने के बाद में पैसा हो जाता है 3x, और ये 3x जो है इन दोनों के योगफल से 2 ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 3 टोटल जो पैसा है इससे भी 2 पाउंड ज़्यादा है 3x, तो यहां से 2x प्लस 5 इक्वल टू 3x। ओके, x का मान 5 आ रहा है, यहाँ पे x कितना आ रहा है, 5 हमारे पास में यहां पर आएगा, कितना आएगा, x 5 हमारे पास में आ रहा है, यानी कि केन के पास में 5 पाउंड थे पहले, और मैक के पास में 8 थे, अब 5 का 3 गुना 15 हो गया, और दोनों के योगफल से 3 ज्यादा, बिल्कुल। तो केन की जीत से पहले मैक और केन के पास में कितना पैसा था, 8 और 5 13 पाउंड थे, कितने पाउंड थे, 13, लेकिन अब ये जीत गया है, तो इसके पास में पैसा कितना हो जाएगा, जीतने के बाद में अब इसके पास में 3 गुना हो चुका है, 10 और आगे 23 इनके पास में टोटल हो चुके हैं, ये सिचुएशन है। चलिए, ऐसे कंपैरिजन की आवश्यकता हमको नहीं है, चलो ये मान लो कि केन के पास x है, तो इसके पास x प्लस 3 है, दोनों की करेंसी हमने एज्यूम कर ली, यहाँ पे 5 और 8 हमारे पास में यहाँ पर हुई। इस तरीके से करेंसी जो है वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, मान सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। देखो, बहुत तरह की वैरायटी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, ये सब आपको देखे हुए होने चाहिए सारे पैटर्न्स, ये थॉट प्रोसेस हेल्पफुल आपके लिए, इस तरीके से आप देख सकते हो प्रॉब्लम्स को, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।